आरती और उमेश यादव दोनों गलत है बयान उसका? निश्चित तौर पर वो मनगढ़ंत बात है। उसने अपनी आंखों से कुछ देखा ही नहीं है किसने मारा है। आरती के परिवार वाला गलत नहीं है? एकदम नहीं है, वो पूरा निर्दोष है ये लोग। तो क्या दादी के बयान का महत्व नहीं है? क्या दादी उसकी झूठ बोल सकती, जो एक चरित्रवान औरत है, अभी तक अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोली, बात में कोई अंतर नहीं। दूसरे तरफ बयान का दीजिएगा तो आरती का बयान, शुरुआत में उसने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, 6 महीने के अंदर में शादी कर ली। उन्होंने कहा था कि हम आरती छोटू के नाम पर अपना पूरा जीवन बिता देंगे, लेकिन 6 महीना भी नहीं हुआ, उसके नाम का सिंदूर मिट गया, दूसरे के नाम का सिंदूर आ गया। झूठा मुकदमा करके निर्दोष लोगों को फंसाया गया। कौन निर्दोष है? इनके जो अभियुक्त इसमें बनाया गया था 6-7, जिसमें धीरेन्द्र यादव हो गए। जब छोटू पकड़ा जाता है आरती के घर में, तो किसी के घर में कोई लड़का 12 बजे रात को पकड़ा जाएगा और उसका परिवार वाला बचाएगा कि मारेगा? बहुत अच्छा बात आपने कहा, ये व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। आरती के घर में ही छोटू का लाश मिला, उसका बॉडी मिला, बहुत बढ़िया। तो कैसे ये लोग निर्दोष हो गया? आप कह रहे हैं कि निर्दोष है। बहुत अच्छी बात आपने कहा। पीएम उमेश यादव को न्याय मिल गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि न्याय को उसको ज़रूरत ही नहीं थी। न्याय का अन्याय का क्या बात है इसमें? न्याय अभी इन लोगों को ज़रूरत है जो लोग बिना गलती किए जेल में चले गए, उनके साथ अन्याय हुआ। अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं, जो काफ़ी चर्चों में रहते हैं। छोटू आरती मामला आप लोग सुने हैं, जो बिहार ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हर कोई जानता है। आरती के जो पिता हैं वो जेल से बाहर निकल गए हैं। सबसे बड़ी खबर है, हम जानेंगे शिवनंदन भारती जी से आखिर उनको न्याय कैसे मिला है। देखिए, इसमें जो आप लोग जानकारी के लिए जो आए हैं कि ये आरती छोटू का प्रकरण सामाजिक तौर पर बहुत चर्चा का विषय बना था, चूँकि उसमें कुछ विवादास्पद चीज़ हुए थे। लेकिन इस केस के पूरे स्टोरी को में जो देखेंगे तो एक बच्चे के द्वारा अपने पिता के खिलाफ बयान दिया गया था, जिस वजह से ये सामाजिक सुर्खियां में ये केस रहा। लेकिन वास्तविक चीज़ ये है कि इसमें बहुत मनगढ़ंत तरीके से झूठा मुकदमा करके निर्दोष लोगों को फंसाया गया। कौन निर्दोष है? इनके जो अभियुक्त इसमें बनाया गया था 6-7, जिसमें धीरेन्द्र यादव हो गए, पवन हो गए, चंदन हो गए, रूबी यादव हो गए, अरुण यादव हो गए, इत्यादि लोग, जो भी लोगों को बनाया था पूरी तरह से निर्दोष थे। और अभी हम लोगों ने न्यायालय में इस बात को, बेल का जो प्रक्रिया होता है वो ट्रायल की बात अलग होती है। बेल में गुण और दोष पर बहुत ज़्यादा बात नहीं, प्रथम दृष्टया बताना होता है कि ये मामला जो है सो इस तरह का है। तो उसको देखते हुए जनरल एनोमली का बस एलिगेशन है, कोई आई विटनेस नहीं है, विलेज पॉलिटिक्स की वजह से इन लोगों का नाम इसमें फंसाया गया है। झूठा आरोप कौन लगाया था उन लोगों पे? ये इन्फॉर्मेंट के तरफ से, जिसमें 164 का बयान बाद में उसकी बेटी वो आरती भी दी थी। तो इसी तरीके से वो उसको इन लोगों पर मनगढ़ंत कहानी बनाकर फंसाया गया था। तो आरती तो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, कह रही थी कि नहीं हमारे जीजा मारा है, पिता मारा है, भाई मारा है। तो फिर कैसे बदल गया? वो तो बहुत पहले भी ये भी बोली थी कि मैं छोटू के बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ, पूरा उनके नाम का सिंदूर लगाऊंगी। लेकिन बाद में दूसरे लड़का से शादी कैसे कर ली। वो तो ये भी बोली थी कि अब हमारे चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होगी, लेकिन हंसता मुस्कुराता हुआ यूट्यूबर बन गई, वीडियो बना के भेज रही है। तो जब क्रेडिबिलिटी की बात है कि तो उनके बयान पर आप कैसे यकीन कर सकते हैं? इसीलिए ये कह देना कि वो जो भी बात बोल रही है वो सही है। वो आपको क्या लगता है, एज ए जर्नलिस्ट आप लोग काम करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि समाज में सुर्खियां बटोरने के लिए, सिंपैथी बटोरने के लिए शुरुआती दौर में उसने इस तरह की कहानी बनाई और बाद में उसको जब सिंपैथी और पहचान मिल गई तो जो है सो वहाँ पर डंके की चोट पर यूट्यूबर बनी। मजे कि इसमें जो बेगुनाह लोग थे, दोषी कौन है ये मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन इतना मुझे जानकारी है कि ये लोग निर्दोष थे। इन लोगों को विलेज पॉलिटिक्स के तहत ग्रामीण राजनीतिक कारणों के कारण इन लोगों को फंसाया गया था। और ये फंसाने वाले में जो है सो चर्चा इसलिए रहा कि बेटी के द्वारा भी, देखिए आप लोगों को लगता होगा कि बेटी कैसे बयान अपने पिता के खिलाफ झूठा दे सकती है, ये थोड़ा नहीं हजम होता है। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी संभव है। आपने बाप और बेटा में झगड़ा होते देखा, भाई भाई का मर्डर होते हुए देखा। अब जो परंपरा है वो बेटी और बाप और परिवार में भी अपने निजी स्वार्थों के लिए फंसाने का एक चल रहा है साजिश, जिसके तहत लोगों को फंसाया गया। इसलिए कलयुग है, सब कुछ संभव है और इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। उमेश यादव को न्याय मिल गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि न्याय को उसको ज़रूरत ही नहीं थी। न्याय का अन्याय का क्या बात है इसमें? न्याय अभी इन लोगों को ज़रूरत है जो लोग बिना गलती किए जेल में चले गए, उनके साथ अन्याय हुआ।
तरह से उमेश यादव चिल्ला चिल्ला कर मीडिया में बोल रहे थे कि जो हमको न्याय चाहिए, हमारे आंखों के सामने मतलब आरती का परिवार वाला मारा है, तो ये कैसे हो गया ये सब? देखिए, ये अभी आपको बता दें जानकारी के लिए, अभी बेल मिला है, ट्रायल में अलग बातें होती है। बेल के समय में इतनी बारीकी से चीज़ों को नहीं देखी जाती है। प्रथम दृष्टया ऊपर से जो मामला लगता है उस आधार पर बेल मिलता है। तो आप लोग जो समझ रहे कंक्लूसिव वो बात नहीं है, लेकिन ये लोग समझिए कि निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं। ये लोग बेवजह ज़्यादा दिन तक जेल में रह जाता तो अन्याय होती इन लोगों के लिए। इसीलिए न्यायालय रहम करते हुए सारी परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने जो निर्देश दिया उसी निर्देश के अनुपालन में आज ये लोग जेल से बाहर हैं। सर, एक और सवाल है, आरती के घर में ही छोटू का लाश मिला, उसका बॉडी मिला, बहुत बढ़िया। तो कैसे ये लोग निर्दोष हो गया? आप कह रहे हैं कि निर्दोष है। बहुत अच्छी बात आपने कहा। पीएमसीएच में पर डे 400, 300, 200, 100 लाश यदि निकलने लगे तो क्या अधीक्षक पर केस हो जाए? लाश यदि मिल जाना, आपके घर में कोई किसी को मार के फेंक दे और मिल जाए तो क्या आप उसी आधार पर कि डेड बॉडी आपके यहाँ से रिकवरी, आपको सजा हो जाना चाहिए? उचित है? उमेश यादव अपने अभी कोई आदमी आपके घर में चोर घुस रहा है और खिड़की से घुसा और वहाँ पर जो है तार कटा हुआ है, उसको करंट लग गई और वो मर गया, तो क्या केवल लाश मिल गया इसलिए आपको सजा आजीवन हो जाना चाहिए कि आपके घर से लाश कैसे मिल गया? वो परिस्थितियाँ होती है। वो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब घर में किसी को बंद कर दिया गया और आप जब केस को पढ़ेंगे तो दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, आप लोग ऊपर से बात कर रहे हैं, रिपोर्ट के मुताबिक वो लड़का को रूम में बंद कर दिया गया इसलिए कि मॉब लिंचिंग का देखिए सामान्य प्रक्रिया में क्या होती है, जब कभी भी कोई घटना होती है तो घटना का ये होता है कि लड़का घर में घुसा, चोर चोर की आवाज़ आई, ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए तो बोला कि मारो मारो की आवाज़ आती है भीड़ में से। तो आरती के पिता जो हैं उन्होंने बचाना चाहा इन लोगों को और बोला कि रूम में बंद कर दो ताकि कुछ नहीं हो जाए, इन लोग को ग्रामीण कहीं हमला न कर दे और मॉब लिंचिंग ना हो जाए, उससे बचाने की बात कही गई। और जब वो उसमें किए तो वो लड़का, कड़वा सवाल रहेगा, गुस्सा है कि नहीं, जब छोटू पकड़ा जाता है आरती के घर में 12 बजे रात को, अगर छोटू आरती के घर में पकड़ा गया तो उसका परिवार वाला मारेगा कि उसको बचाएगा? बहुत अच्छा बात आपने कहा। ये व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। शुरुआती दौर में इसमें कहीं कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि शुरुआती दौर में गुस्सा आता है, परंतु जो समझदार लोग होते हैं, जब मॉब वो जानता है कि भाई हमारे घर में कुछ हो जाएगा तो हम फंस जाएंगे, ग्रामीण मार देगा फंस हम जाएंगे, तो परिस्थिति जब भीड़ होती है तो भीड़ में कुछ लोग शत्रु होते हैं जो व्यक्तिगत कारणों से वो समझता है कि आज यदि इसके घर में कुछ अनहोनी हो गया तो इसके घर ठिकरा फूटेगा, तो वो जान के हिंसक होने की कोशिश करेगा। मारने का मतलब देखिए वो अलग मामला होता है। तो परिस्थिति को धीरेन्द्र यादव ने भांप गए कि हो सकता है कि कहीं मेरे घर में यदि मारपीट ज़्यादा कर देगा, कुछ हो जाएगा तो हम फंस जाएंगे। इसी सब संदेश से उसने घर को रूम में बंद कर दिया कि रोज़ सुबह में परपंचीती होगा देखेंगे। तो ये जो आप लोगों का लग रहा है कि डेड बॉडी मिला तो वो सज़ा उनको मिलना चाहिए, दोषी मिलना चाहिए, परिस्थिति को किसी ने देखा नहीं। और यदि बयान के आधार पर ही आप लोग एक आकलन करने लगते हैं तो बयान दो तरह का, उसकी दादी का बयान, वो भी एक वृद्ध महिला है, ज़िंदगी और मौत के अंतिम पड़ाव पर हैं, उसने कहा चिल्लाते हुए कि हमारे घर में घुस गया और जब इसको निकलने के लिए बोला तो बोला कि गोली मार देंगे सबको, हम तुम्हारे घर में खुलेआम घुसेंगे। तो क्या दादी के बयान का महत्व नहीं है? क्या दादी उसकी झूठ बोल सकती, जो एक चरित्रवान औरत है, अभी तक अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोली, बात में कोई अंतर नहीं। दूसरे तरफ बयान का दीजिएगा तो आरती का बयान, जिसके बयान में देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक अभी तक व्यवहारिकता में कितने बार परिवर्तन हुआ है। शुरुआत में उसने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, 6 महीने के अंदर में शादी कर ली। उन्होंने कहा था कि हम आरती छोटू के नाम पर अपना पूरा जीवन बिता देंगे, लेकिन 6 महीना भी नहीं हुआ उसके नाम का सिंदूर मिट गया, दूसरे के नाम का सिंदूर आ गया, रिश्ते में वो भैंसूर लगता। यदि प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो अब तब बयान के किसके बयान का ज़्यादा महत्व होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी किसके बयान का होना चाहिए? दादी का। तो फिर आप लोग ये क्यों मान रहे हैं कि वो चीज़ हो रहा है? अच्छा, इससे कहीं ना कहीं 1 मिनट आप जो भी चीज़ एक संवेदनशीलता दिखाइए। बयान की बात कर रहे हैं, बयान आरती गलत बयान दी है, उमेश यादव गलत बयान दिया है। देखिए अभी उस पर टिक्का टिप्पणी जिस तरह से उमेश यादव बोला था कि हम जंगला के देखे हैं तो वो बयान उसका गलत हो गया, आरती का बयान गलत बिल्कुल। इस चीज को कोर्ट मानी है तभी तो वो निकले हैं, यानी दोनों आरती और उमेश यादव दोनों गलत है बयान उसका। निश्चित तौर पर वो मनगढ़ंत बात है, उसने अपनी आंखों से कुछ देखा ही नहीं है किसने मारा है। आरती के परिवार वाला गलत नहीं है, एकदम नहीं है, वो पूरा निर्दोष है ये लोग, और इस चीज को हम कोर्ट में साबित करेंगे। पूरी तरह से निर्दोष लोगों को फंसाने का एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर किया गया है। कोई भी आदमी यदि घर में बंद कर देगा, हदस के मर गया, कि घर में घुसने के क्रम में या भागने के क्रम में तार काटा, उसमें करंट लगा, बहुत परिस्थितियां हो सकती है।
यदि मारना रहता है, एक चीज़ बताइए, तो गांव में साधारण तबके में आप एक नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग चलिएगा या नेचुरली आप देखिएगा। सामान्यतः यदि मारने का जिसका आरोप है कि साजिश करके लड़का को बुलाया गया, परिवार के लोग मिलकर मारे, तो एक चीज़ बताइए, मारने के लिए क्या करेगा? सामान्यतः घर में कुदाली, टेंगारी, किसान के घर में भाला, बर्छी इत्यादि ग्रामीण कल्चर में रहता तो उससे नहीं काट देता। आरती के परिवार वालों में कोई आरोपी नहीं है कि जो छोटू को मारा है? एकदम नहीं, सभी लोग निर्दोष हैं। इससे ज़्यादा इस पर कोई टिक्का टिप्पणी होना उचित नहीं है। चलिए, हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं और ये बता रहे हैं कि छोटू आरती मामला आप लोग सुने होंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आरती के परिवार वाला गलत है कि नहीं है, और इस वीडियो से आप लोग कितना सहमत है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाली पीढ़ी में क्या होगा। जय हिंद।